परेशान कर सकते हैं। अगर इसे थोड़ा और मुश्किल करना हो तो कह सकते हैं कि आप इसमें वांट ऑफ फैक्टर निकालो, लेकिन अभी सॉल्यूशन का पार्ट था नहीं तो वांट ऑफ फैक्टर को दूर ही रखा है। इसमें ये कर सकते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर को कितनी आ सकती है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखो बेटा, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, कैरोज एसिड यानी H2SO5, H2SO5, ये कैरोज एसिड है। और अगर तुमने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी तो स्ट्रक्चर कुछ तुम्हें इस तरीके से दिख जाना है, ऐसे दिख जाना है। तो SO5 हो गई। अब ये अपना पेरोक्साइड लिंकेज है, ये अपना पेरोक्साइड लिंकेज है। एक कमाल की चीज ये है कि जो इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, जो भी इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ये जब वाटर के साथ तुमने इनको मिक्स करा तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है, इनके साथ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब तुम ये कह सकते हैं कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी ऐसा होगा? अगर मान लो हमने यहाँ पे हमने बेंजीन के पेरोक्साइड बना दिए, बेंजीन के पेरोक्साइड बना दिए, मान लो ऐसे कंपाउंड बना दिए, क्या ये भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे? क्या इसने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन शो करना है? अब दोनों आंसर हो सकते हैं, यस भी नो भी, जो भी है यू नीड टू जस्टिफाई द आंसर। अब ये प्लस पॉजिटिव डेविएशन शो कर सकते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो कर सकते हैं। अगर इसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन शो करी तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन शो कर सकते हैं क्या? ये नहीं करेगा। यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं, वॉल्यूम एक्सपेंशन हो जानी है, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आर का पार्ट है ना, आर का पार्ट हाइड्रोफोबिक होते हैं। एक बारी फिर से सुनो, ये जो इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, अगर इनको पानी में डाला तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन ये बातें क्यों कर रहे हैं? ये बातें इसलिए कर रहे हैं, यहां लिखा है रिजल्टिंग इन द 3.6% रिडक्शन इन टोटल वॉल्यूम, यानी ये इस बात को एंडोर्स कर रहा कि यहां पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रही। अब हमें यह समझना है कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या सिर्फ कैरोज एसिड के साथ है या हर उस एसिड के साथ है जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है? क्या ये इनऑर्गेनिक एसिड के साथ भी है, क्या ये ऑर्गेनिक एसिड के साथ भी है? आंसर है इनऑर्गेनिक एसिड के साथ तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होती है, मगर ऑर्गेनिक एसिड में जिसमें बड़ा पार्ट आर का होते हैं, अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप सर हाइड्रोफोबिक इन द नेचर, तो वहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की जगह वॉल्यूम एक्सपेंशन होते हैं। यानी अगर कैरोज एसिड की जगह बेंजोइक पेरोक्साइड लिखा होता तो यहाँ पे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन थ्योरेटिकली गलत था। एक बार फिर से देखो, जो इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स हैं वो जब वाटर के साथ ऐड करते हैं तो there is the volume contraction, but the same is not applicable to the organic compounds because alkyl or aryl parts are hydrophobic in the nature. अब इस वाली सवाल के ऊपर आते हैं। इसने कहा कि भाई अपने पास कैरोज एसिड है 3m और उसकी वॉल्यूम कितनी है भाई YDM3, ठीक है, ये कैरोज एसिड है। और फिर क्या करा, फिर 7.2 वाटर के साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। कह रहे आप कैलकुलेट करें रिजल्टेंट मोलैरिटी, तो आसान है, फॉर्मूला तो आसान है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस फॉर्मूले के अंदर हमने फाइनल वॉल्यूम क्या लेना है, यहाँ पे हमने फाइनल वॉल्यूम क्या लेना है, लेट इट बी फाइनल, दिस इज द फाइनल। तो M1 कितनी दे रखी है, M1 दे रखी है 3m, V1 कितनी दे रखी है Y, M2 कितनी दे रखी है वो तो हमने फाइंड आउट करना है, और V2 कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं YDM और 7.2, Y प्लस 7.2 Y कितने हो गए 8.2 Y। ये फाइनल वॉल्यूम हो सकती है, बट देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.6%। तो अगर 3.6% का कॉन्ट्रैक्शन है तो एक्चुअल वॉल्यूम कितनी है 8.2 Y मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 3.6, कितनी हो गई ये, तो ये हो गई 96.4। तो यहां पे लिखा 96.4,
ठीक है। और अगर परसेंटेज करनी है तो 100 से डिवाइड कर दी तो 0.964 होगी। तो यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 0.964 इंटू 8.2y। क्या हम M2 फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, ये जो है ना, ये जो तुम बातें कर रहे हैं वो थोड़ा वो उनके लिए है जो अभी 11th क्लास पढ़ रहे हैं। जो पास आउट बच्चे हैं उनके लिए ये चीज़ें काम ही नहीं करती, उन्हें तो पता होना चाहिए क्या होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है वो तुम्हें समझ आ गए। देखो फॉर्मूला वही है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हमें m1 का पता है, v1 का भी पता है, v2 में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट ये है कि आपने टोटल वॉल्यूम ऐड कर दी, वो वॉल्यूम नहीं है। देर इज़ अ रिडक्शन ऑफ 3.6, यानी कि जितनी वॉल्यूम होनी चाहिए उसका 96.4% ही वॉल्यूम है। तो हमने कितना ले रखा है, 8.2y शुड बी थ्योरेटिकल वैल्यू। इसकी 96% निकाल लो, ठीक है। अब क्या यहाँ से M2 निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से M2 निकाल सकते हैं क्या? तो M2 निकालो तो क्या लिखेंगे भाई, 3m बाई 8.2 इंटू 0.964। तो क्या आंसर है? क्या आंसर है? ये 3.6 है, 3.6 है। तो क्या आंसर है भाई? इसमें करना कुछ भी नहीं था, एक बार ही फिर से देखते। ऐसे सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है। अब यहाँ पे v2 के अंदर एक कहानी के अंदर झोल है। कह रहे भाई आप जो फाइनल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं वो वॉल्यूम 7.2y प्लस y इतना भी सीधा नहीं है, ये इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। ये होना तो इतना चाहिए था, लेकिन ये इसका सिर्फ 96.4% ही होगा, ठीक है। ये तो निकालना है, इट्स अरिथमेटिक्स। 8 क्लास के स्टूडेंट बना सकते हैं, 8 क्लास के स्टूडेंट बना सकते हैं। तो हमने क्या करा कि ये वॉल्यूम पकड़ ली, ये अपनी फाइनल वॉल्यूम है, ये थ्योरेटिकल वॉल्यूम है जो कि ये थ्योरेटिकली होनी चाहिए, लेकिन देयर इज द कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरआयोनिक अट्रैक्शन। और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी इनऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स उसने बात करी है, हर बार वॉल्यूम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना है, लेकिन अगर उसने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कर दी तो तुम्हें IQ लगाना है, जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी कम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होगी, बल्कि यहाँ पे उल्टा होना है, बिकॉज R इज हाइड्रोफोबिक इन द नेचर, सो देयर इज सपोज टू बी एक्सपेंशन इन द वॉल्यूम। मगर यहाँ पे कैरोज एसिड के बारे में बात करा, तुम्हें कैरोज एसिड का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज है। तो देखा बच्चों, ये है कितना आसान था, ये तो बहुत ही आसान था, मेरे ख्याल है इसमें किसी को जरूरत नहीं होगी। और अगर तुम्हें इसमें भी जरूरत है तो हालत बहुत खराब है। देखो बेटा, इस वाली केस में क्या है, बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1m दे रखी है, इसकी इसने वॉल्यूम हाफ कर दी। अगर स्ट्रेंथ हाफ हो गई तो वॉल्यूम 2 टाइम्स हो जाएगी। इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, 200, तो इसकी फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, बिना पेन पेपर के कैसे सॉल्व कर सकते हो। वो देखो फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, 400 ml। लेकिन ध्यान रखना, इसने क्या पूछा, इसने पूछा भाई साहब आप ये बताओ वाटर कितना ऐड करे है। तो 400 टोटल वॉल्यूम होगी, 200 इनिशियल थी, तो ऐड हमने 200 ही करा है, तो इसका आंसर है 200। सही बात है, ना पेन ना पेपर, कॉन्सेप्ट है। हमने क्या करा, जितनी आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे कॉन्सेंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी। यहाँ उसने कहा कि कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, यानी वॉल्यूम 2 टाइम्स हो गई। लेकिन उसने पूछा पानी कितना ऐड करा, तो पानी ऐड करा जो वॉल्यूम पहले दे रखी थी और जो आखिरी वॉल्यूम है उसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसमें जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक है कि क्या तुम बैलेंस इक्वेशन लिख पाते। अच्छा, अब तुम ये कहोगे कि ये क्या सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट में दे रखा है, ये डी ब्लॉक में दे रखा है, ये रेडॉक्स में दे रखा है, ये मोल कॉन्सेप्ट में दे रखा है। 3 बार ये रिएक्शन रिपीट होती है, बल्कि कह लो तो ये एक बारी पी ब्लॉक में भी दे रखा है। तो पी ब्लॉक सिलेबस से बाहर है, तो 3 बारी तो ये तब भी दे रखा है। तुम्हें इसने क्या पूछा वो देखो, इसने बड़ी सिंपल सी बात करी कि आपको P प्लस Q, P और Q, एक तो P है और दूसरी Q है, तो तुम्हें P और Q को फाइंड आउट करना है, उन्हें ऐड कर देना है। इतना ही आसान काम है, लेकिन कंडीशन है 8 मोल्स हाइड्रोजन सल्फाइड है जो कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिडिफाइड KMnO4 के साथ, तब तक जब तक उनकी पिंक कलर डिस्चार्ज ना हो जाए। तो ये सारी कंडीशंस है, जब तक पिंक कलर डिस्चार्ज ना हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली करना क्या था तुम्हें, H2S प्लस KMnO4 प्लस H2SO4। इसने जनरेट क्या करा, इसने जनरेट करा MnSO4
प्लस 5s प्लस 8H2O प्लस K2SO4। तो इसे 2 कर दिया, इसे 5 कर दी, ये होगी 3। बैलेंसिंग की हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, तुम एक बारी वो बैलेंसिंग की वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ भी चीज़ें बड़ी बहुत ही आसान सी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने में है -2 में, और इस वाली जगह में कितने में है 0 में। ठीक है, -2 से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है। कितने की चेंज है इसमें, 2 की चेंज है, तो S के अंदर 2 का चेंज है। और K-4 में ये +7 में है, और यहाँ पे ये +2 में है। कितने का चेंज है, 5 का। तो K-4 के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दी, S2S के पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दी। इतना छोटा सा काम करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तुम्हें कैसे मालूम होना है, चलो फिर से देखते हैं। तो पहले ये देखो, बैलेंसिंग का ट्रिक तुम्हें समझ आ गया। बैलेंसिंग के ट्रिक में क्या है, H2S प्लस K-4 और एसिडिक मीडियम बोल रखा है, तो यहाँ पे तुम चाहो तो सिर्फ H पॉजिटिव भी लिख सकते। अब यहाँ पे देखो, इसने कहा कि जब तक सॉल्यूशन फुली डिस्चार्ज ना हो जाए, तो सॉल्यूशन तभी डिस्चार्ज होना है जब इस पूरे के पूरे ने MnSO4 के अंदर खुद को कन्वर्ट करना है। और H2SO4 में ये -2 में है, तो ऑन एन एवरेज हमें पता है कि ये माइनस है, तो 0 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। उसने कहा पूरी तरीके से डीकलराइज हो जाए, तो ये लॉजिक है कि अगर कोई भी एनायन माइनस के फॉर्म में है तो वो 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है। अगर Cl नेगेटिव होती तो Cl2 के अंदर कन्वर्ट होना था। ये एक रूल है, थंब रूल। और एसिडिक मीडियम में ये +7 से +2 में कन्वर्ट हो जाना है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करे है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5, तो इसके आगे 5 लगा दी। इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा, 2, तो इसके आगे 2 लगा दी। बाकी चीज़ों को बैलेंस करना था। भाई प्रोडक्ट का पता तुम्हें बताया ना कि जो थंब रूल है, थंब रूल क्या है, अगर कोई एनायन है जैसे S2 नेगेटिव है तो इसने S में कन्वर्ट करना है। K-4 एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव में जाते हैं। या अगर हमें ये दो चीज़ें पता है तो पोटेशियम की वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती ना। पोटेशियम इस वाली साइड पे भी +1 में है और उस वाली साइड पे भी उसने +1 में ही रहना है। तो ये कॉमन सी चीज़ है। बाकी जो इनके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये चीज़ें बैलेंस हो गई। तुम्हें यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई क्या? तुम्हें यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई बच्चों? बोलो। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं, कहीं भी अगर मान लो एनायन है तो उसने खुद को 0 में कन्वर्ट करना है। और कहीं भी अगर एसिडिक मीडियम है तो MnSO4 जो Mn7 है उसने Mn2 पॉजिटिव में खुद को कन्वर्ट करना है। ये फिक्स रूल है। अब यहाँ देखो बेटा, इसने कहा कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने, 8। लेकिन कब? जब 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड आपने यूज करा है। तो जब 5 यूज करा था तो कितने थे, 8। 5 मोल्स H2S has generated 8 moles of water. So 8 moles of H2S will generate 8 by 5 multiplied by 8. So this is 64 by 5. This is 64 by 5. तो ये तो निकाल लिया, ये निकाल लिया 64 by 5. 64 by 5 plus द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम पर मोल। ध्यान रखना है, इसने पर मोल की बात करी है। अगर पर मोल नहीं करा होता तो ये 7 से +2, एक ने कितना करा, 5, यहां पे कितने मोल से, 2, तो ये हो जाता 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहां पे इसने पहले ही कह दिया पर मोल की बात करें तो पर मोल कितनी है, 5। पर मॉलिक्यूल पर मोल बोला है तो 5 है। ओवरऑल रिएक्शन बोला होता तो 10। तो यहाँ पे 64 by 5 + 5 सेकंड राइट आंसर है। अब यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस वाली केस में
क्या कह रहे हैं 1 मोल ऑफ इक्विमोलर। जब उसने इक्विमोलर की बात करी और 1 मोल है तो अब ऐसी बात है 0.5 है। कौन सी? फेरिक ऑक्जेलेट और फेरस ऑक्जेलेट, यानी कि FeC2O4 और FeC2O4 होल 3 ऐसे। और इससे हमने किसके साथ रिएक्ट कराया भाई? KMnO4 के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, और X क्या है? X मोल ऑफ KMnO4 है। तो ये रिएक्शन तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखेगा, FeC2O4 प्लस Fe2C2O4 होल 3 प्लस KMnO4। ऑब्वियसली बात है एसिडिक मीडियम है और इसने कुछ तो जनरेट करा ही होगा। जो अपना KMnO4 है इसने खुद को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे पर मोल। ठीक है, बचे हुए लोगों ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं? तो अगर हम यहां पे बात कर ले Fe+2 और C2O4 की, तो इसने Fe2 ने खुद को कन्वर्ट करना है Fe3 में और C+3 ने खुद को कन्वर्ट करना है CO2 में, जहां पे ये +4 में है। तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है और इस वाली केस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गई तुम्हें? ये बात तुम्हें समझ आ गई कि टोटल हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। यहां पे देख लो, Fe विल ऑक्सीडाइज टू Fe3 पॉजिटिव, C2O4 के अंदर कार्बन +3 में है जो कन्वर्ट होना है CO2 के अंदर। तो यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन का लॉस कितने का? 3 इलेक्ट्रॉन का। लेकिन दिस इज फॉर 1 मोल। फॉर 1 मोल हमने तो 0.5 मोल के ऊपर काम करना है, तो 3E इंटू 0.5 तो 1.5 इलेक्ट्रॉन। अब उस वाली साइड पे चलते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है जहां पे Fe पहले से Fe+3 में है और C2O4 होल 3, तो यहां पे ये कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई किसमें? C+3 से CO2 के अंदर। Fe+3 से Fe+3 में ही रहना है। तो इस वाली केस में कितने हो गए भाई? इस वाली केस में कितने आ गए? इस वाली केस में आ गए ये कितने हो गए? 1 के ऊपर 1 है, तो ये आ गए 3। ये आ गए 3। यहां पे दिख रहा तुम्हें? अब जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 4.5 हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 4.5, लेकिन 4.5 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, वी नीड। और MnO4 KMnO4 5 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है पर मोल। सो 4.5 कैन बी प्रोवाइडेड बाय 0.9 मोल्स। 0.9 मोल्स। ये भी एक आसान सा सवाल है। इसमें हमने क्या करी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी। कैसे निकाली? तो मोल्स गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये करके देखोगे ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ जानी है। ये एक आसान सा सवाल है, इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? ये एक आसान सा सवाल है, इसे सॉल्व करने की जरूरत है क्या? यहां पे फॉर्मूला वही लगना है। फॉर्मूला वही लगना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। और आंसर आना है ऑप्शन नंबर 4।